मैं डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसमें पिछली क्लास में हमने रेल के बारे में पढ़ा था, रेल परिवहन। आज हम सड़क परिवहन और वायु परिवहन को विस्तृत रूप से समझते हैं, के बारे में जानते हैं। सड़क परिवहन, सड़कों तथा सड़क परिवहन का विकास देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता कहा जा सकता है। जहां सड़कों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के आंतरिक व भीतरी भागों तक माल लाने व ले जाने तथा यात्री परिवहन में भी मदद मिलती है। सड़कें देश के अर्थतंत्र में रक्त धमनियों का सा कार्य करती है, अतः इनके विकास को महत्वपूर्ण स्थान देना जरूरी है। पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास पर व्यय की बात करें तो भारत के योजनाबद्ध विकास के सालों में 1951 से 2012-13 तक सड़कों के विकास पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 55,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जबकि 8वीं योजना में सड़कों के विकास पर लगभग 10,000 करोड़ से अधिक व्यय का अनुमान है। योजना काल में सड़कों के विकास की बात करें तो भारतीय सड़क नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 2012-13 में सड़कों की कुल लंबाई 49.49 लाख किलोमीटर थी। इसमें 79.1 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 1.68 लाख किलोमीटर राज्य राजमार्ग और 6.8 लाख किलोमीटर प्रमुख जिला सड़कें और लगभग 41.88 लाख किलोमीटर की अन्य जिला एवं ग्रामीण सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 17,161 किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 7,900 किलोमीटर की 4 लेन वाले मार्ग बन चुके हैं। 4,800 किलोमीटर निर्माणाधीन थे। सड़क परिवहन साधनों में वृद्धि के बारे में बात करें तो योजनाओं के दौरान सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। 1951 में देश में बसों में ट्रकों की संख्या क्रमशः 34,000 तथा 82,000 थी, जहीं 2012-13 में बसों की संख्या 17.49 लाख और ट्रकों की संख्या 81.19 लाख पहुंचने का एस्टीमेट है। सड़क परिवहन में समस्याएं क्या आती है? सड़क परिवहन में रेल रोड प्रतिस्पर्धा की समस्या है। इसे पारस्परिक समन्वय से निपटाया जा सकता है। सरकार ने जिन सड़क मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया है, उसमें घाटे की समस्या है। अब इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है, फिर भी अपव्यय साधनों के दुरुपयोग की समस्या है। अब हम वायु ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, वायु परिवहन या एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देश में द्रुतगामी परिवहन की दृष्टि से वायु परिवहन का विशेष महत्व है। वायु परिवहन का महत्व सामरिक दृष्टि से तो सर्वाधिक है ही, जबकि कृषि, व्यापार एवं औद्योगिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। वायु परिवहन के विकास में का श्री गणेश जो है 1911 में हो गया, किंतु 1920 से 32 के बीच इसके विकास के विशेष प्रयास हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके विकास की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वायु परिवहन विकास के आवश्यक कदम उठाए गए। 1948 में सरकार ने टाटा कंपनी के सहयोग से एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना की, किंतु 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और वायु परिवहन के संचालन हेतु 2 निगम स्थापित किए गए, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और दूसरा एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। पंचवर्षीय योजनाओं में वायु परिवहन विकास के बारे में बात करें तो 1951 से 1999-2000 के 5 दशकों में इसके विकास पर लगभग 3,600 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जबकि 8वीं योजना में वायु परिवहन विकास पर 1,200 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है।
वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति ये है कि देश में घरेलू वायु सेवाओं की व्यवस्था इंडियन एयरलाइंस तथा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित निजी एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में 5 अनुसूचित निजी ऑपरेटर्स हैं, जहां 1990 में निजी वायु सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा केवल 15,000 यात्री ले जाए गए। वहीं 1998-99 में इनकी संख्या बढ़कर 52 लाख से अधिक हो गई। इंडियन एयरलाइंस के यात्री ट्रैफिक में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इसने 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी चालू की है और घरेलू वायु सेवा में नई नीति के अंतर्गत अप्रवासी भारतीय एवं समुद्र पार निगमों को, जिसको बोलते हैं OCBs, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़ को 100% अंश पूंजी तथा विदेशी अंश पूंजी की 40% भागीदारी की छूट दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एयर ट्रांसपोर्ट के विकास में गवर्नमेंट ने इन सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम आगे देखते हैं संचार साधनों का विकास के अंदर डाक तार दूरसंचार सेवाओं की क्या स्थिति है। तो पहले हम देखते हैं डाक तार। भारत में यद्यपि डाक व्यवस्था काफ़ी पुरानी है, पर आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1837 में हुई। 1854 में जब डाक विभाग खोला गया तो देश में लगभग 700 डाकघर कार्यरत थे, जो 1950-51 में बढ़कर 36,000 से लगभग पहुंच गए। योजनाबद्ध विकास के दौरान डाक सेवाओं के विस्तार पर ध्यान दिया गया। इससे मार्च 2011 तक देश में डाकघरों की संख्या 1.55 लाख से अधिक पहुंच गई। किंतु फिर भी देश की विशालता को देखते हुए विकास जो है इनसफिशिएंट है। अभी भी प्रति डाकघर जनसंख्या 7,814 है तथा लगभग 31.23 वर्ग किलोमीटर पर एक डाकघर का औसत है। दूरसंचार सेवाओं की बात करें तो दूरसंचार सेवाओं की देश के व्यापार, उद्योग एवं विदेशी व्यापार के विकास में महती भूमिका है। दूरसंचार सेवाओं के द्वारा बहुत ही तेज़ी से समाचारों का आदान प्रदान, सौदों को निपटाने तथा मसलों को तैयार करने में उपयोगी माध्यम प्राप्त हुआ है। योजनाबद्ध विकास के टाइम पीरियड में दूरसंचार सेवाओं का तेज़ी से विकास हुआ है। जहां 1948 में देश में टेलीफोन कनेक्शन मात्र 1.7 लाख थे, जो 1994 के अंत तक बढ़कर 74 लाख और दिसंबर 97 में 158.5 लाख और मार्च 2015 के अंत तक बढ़कर 97.10 करोड़ पहुंचने का एस्टीमेट है। 1951 के बाद देश में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद दूरसंचार सेवाओं में और भी वृद्धि हुई। देश में बड़े पैमाने पर दूरसंचार उपकरण एवं यंत्रों का उत्पादन किया जाने लगा। देश में टेलीफोन की बढ़ती मांग के कारण 31 मार्च 1993 को लगभग 28.5 लाख लोग प्रतीक्षा सूची में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक पंचायत तक एक टेलीफोन कनेक्शन अवश्य दिए जाने की व्यवस्था की गई है। लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के कनेक्शन में भी निरंतर वृद्धि जारी है। दूरसंचार नीति की घोषणा के बाद इस क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई। आजकल जो है बेसिक टेलीफोन के साथ साथ मोबाइल टेलीफोन की जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है विकास के अंदर। 2004 में ब्रॉडबैंड नीति की घोषणा के बाद 2014 तक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता 8.57 करोड़ लाख थे, जो अक्टूबर 12 के अंत तक इंटरनेट उपयोगकर्ता 250 लाख पहुंच गए। और अभी रिसेंटली जो है मोबाइल टेलीफोनी में कई प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो देश में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और मोबाइल सेवाओं और इंटरनेट का विकास होने से अधिकतर बिजनेस वगैरह में, एजुकेशन में, सब जगह जो है इंटरनेट का बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है। आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।